हेलो फ्रेंड्स, स्वागत है आपका हमारे चैनल झारखंड स्टडी 99 पर। फ्रेंड्स, आज की इस वीडियो में हम लोग कवर करने वाले हैं पाश्चात्य साहित्य सिद्धांत, झारखंड सचिवालय पेपर 2 हिंदी के हमारा सिलेबस का एक भाग है पाश्चात्य साहित्य सिद्धांत, जिनमें से हम लोगों को 5 या 6 कवियों को पढ़ना है। तो हमारा जो पहला कवि है प्लेटो है। तो प्लेटो महोदय के बारे में जान लेते हैं। तो चलिए शुरू करते हैं आज की इस क्लास को। प्लेटो का जन्म एक कुलीन वंश में हुआ था। उन्हें माता पिता ने अरिस्तोक्लिस नाम दिया था। और प्लेटो का जन्म जो है एक कुलीन वंश में हुआ है, लेकिन उनके माता पिता जो है उन्हें अरिस्तोक्लिस नाम दिए थे। किंतु उनके शरीर के आकार प्रकार को देखकर मल्ल गुरु ने उन्हें प्लातोन नाम दिया था। तो आपको याद रखना है कि प्लेटो का जो है प्लातोन नाम किसने दिया है, तो मल्ल गुरु ने दिया है। प्लातोन का अर्थ है चौड़ा चकड़ा। प्लातोन का अर्थ क्या है, चौड़ा चकड़ा। अरबी फारसी परंपरा में यही नाम अफलातून के रूप में प्रसिद्ध हुआ। और प्लेटो का जो नाम है प्लातोन, इसे अरबी फारसी में क्या नाम से जाना जाता है, तो अफलातून के रूप में प्रसिद्ध हुआ। लेकिन विश्व की अनेक भाषाओं में उन्हें प्लेटो नाम से ही जाना जाता है। प्लेटो ने दुर्भाग्य की भी एक कहानी है, और प्लेटो की जो है एक दुर्भाग्य की भी कहानी है। बचपन में ही पिता की मृत्यु हो गई और माता ने दूसरा विवाह कर लिया। उनका बचपन एक ऐसे पारिवारिक परिवेश में बीता जिसके सदस्य लंबे समय से एथेंस की राजनीति में सक्रिय भाग लेते चले आ रहे थे। प्लेटो ने स्वयं प्रत्यक्ष राजनीति में भाग नहीं लिया, किंतु यह सच बात है कि उनके संस्कारों और विचारों में राजनीति रमी हुई थी। युवा प्लेटो, जिनकी उम्र 20 वर्ष रही होगी, महान दार्शनिक सुकरात के संपर्क में आए। और जब वह 20 वर्ष के थे तो महान दार्शनिक सुकरात के संपर्क में आए। उनकी पूरी शिक्षा दीक्षा सुकरात की छत्र छाया में हुई। इतना ही नहीं, वे सुकरात के मृत्यु क्षण तक उनके साथ रहे। 28 वर्ष के अवस्था से लगभग 12 वर्ष तक प्लेटो देश देशांतर में भ्रमण करते हुए विभिन्न मतांतरों का अध्ययन करते रहे और वैचारिक रूप से परिपक्व होकर एथेंस लौटे। प्रौढ़ प्लेटो ने लौटकर उस प्रसिद्ध अकादमी की स्थापना की जिसे यूरोप का सर्वप्रथम विश्वविद्यालय कहलाने का श्रेय प्राप्त हुआ है। तो यूरोप का जो सर्वप्रथम विश्वविद्यालय है, यह इसकी स्थापना किसने की है, तो प्लेटो ने की है। इसे याद रखना है। प्लेटो से संबंधित तथ्य यह बात भी सामने लाते हैं कि किशोर और युवा प्लेटो की रुचि काव्य रचना में थी, किंतु सुकरात के संपर्क में आने पर अपनी काव्य रचनाएं उन्होंने नष्ट कर दी और रचना कर्म समाप्त। आज भी उनकी काव्य रचना के कुछ अंश ऑक्सफोर्ड बुक ऑफ ग्रीक वर्स में संकलित है। तो अभी आज तक जो है अभी तक उनकी जो रचनाएं है किस पर संकलित है, तो ऑक्सफोर्ड बुक ऑफ ग्रीक वर्स में संकलित है। अब है हमारा प्लेटो काव्य सिद्धांत, जो कि इससे सवाल बनेंगे। तो प्लेटो काव्य सिद्धांत क्या है और प्लेटो काव्य सिद्धांत किसे कहते हैं और इस पर क्या बात कही गई है, इसको कवर करेंगे। तो प्लेटो काव्य सिद्धांत। पाश्चात्य आलोचना के जनक प्लेटो। पाश्चात्य आलोचना के जनक प्लेटो मूलतः आलोचक नहीं अपितु दार्शनिक थे। उनका उद्देश्य आलोचनात्मक सिद्धांतों का निरूपण नहीं अपितु अपने गुरु की दार्शनिक मान्यताओं का उपस्थापन करना था। उनकी समस्त मान्यताएं उनके प्रसिद्ध ग्रंथ रिपब्लिक में देखी जा सकती है। दार्शनिक होने के कारण वे सत्य के समर्थक थे। कवि और काव्य के प्रशंसक होते हुए भी जो काव्य सत्य की कसौटी पर खरा नहीं उतरता, उसे वह हेय और निंदनीय समझते थे। होमर के प्रति उनकी बहुत श्रद्धा थी, किंतु उनकी दृष्टि में होमर का काव्य सत्य से दूर काल्पनिक था। इसलिए उन्हें यह कहकर भी निंदा की कि सत्य के मूल पर किसी सम्मान करना अनुचित है। प्लेटो संस्कार और स्वभाव से कवि तथा शिक्षा और परिस्थिति से दार्शनिक थे। काव्य और दर्शन के सापेक्ष महत्व का उनमें अंतर्द्वंद परिलक्षित होता है। जीवन के परवर्ती काल में उन पर दर्शन का प्रभाव बढ़ता गया और काव्य का आकर्षण होता गया। इसी से उन्होंने स्पष्ट कहा कि समाज पर काव्य का प्रभाव घातक होता है, और समाज पर जो है काव्य का जो प्रभाव होता है घातक होता है। अब काव्य सत्य। तो काव्य सत्य क्या है, तो प्लेटो ने काव्य को अग्राह्य माना है। इसके 2 आधार हैं, दर्शन और प्रयोजन। तो इसके 2 काव्य आग्रही ये 2 आधार क्या हो गए, दर्शन और प्रयोजन। प्लेटो आदर्शवादी दार्शनिक थे। आदर्शवाद या प्रत्ययवाद के अनुसार प्रत्यय अर्थात विचार ही परम सत्य है। यह अखंड है। ईश्वर उसका सृष्टा है।
यह गोचर जगत उस परम सत्य का अनुकरण है, क्योंकि कलाकार किसी वस्तु को ही अपनी कला के द्वारा चित्रित करता है। इस क्रम में कला तीसरे स्थान पर आती है। प्रथम स्थान प्रत्यय या परम सत्य का है, दूसरा स्थान उसके प्रतिबिंब वस्तु जगत का है और तृतीय स्थान वस्तु जगत या गोचर जगत के प्रतिबिंब कला का जगत है। अतः कला सत्य से तिगुनी दूर है और अनुकरण का अनुकरण होने का कारण मिथ्या है। अब है अनुकृति सिद्धांत। अनुकृति सिद्धांत क्या है? तो इस तथ्य को समझाने के लिए प्लेटो ने एक उदाहरण दिया है। संसार में प्रत्येक वस्तु का एक नित्य रूप है जो ईश्वर निर्मित हुआ करता है। यह गोचर जगत उस परम सत्य का अनुकरण है। जैसे बढ़ई पलंग बनाता है, बढ़ई द्वारा निर्मित पलंग की धारणा, कल्पना या योजना उसके मस्तिष्क में थी, जिसका निर्माण ईश्वर ने किया है। उसी के आधार पर बढ़ई पलंग का निर्माण करता है। तदुपरांत बढ़ई द्वारा निर्मित पलंग का चित्र कलाकार अंकित करता है। इस प्रकार 3 पलंग हुए। एक वह जिसका निर्माण ईश्वर करता है और जो हमारे विचार में रहता है, दूसरा वह जिसका निर्माण बढ़ई करता है और तीसरा वह जिसका निर्माण कलाकार या चित्रकार करता है। इस प्रकार कलाकार की रचना यथार्थ से तीसरे स्थान पर है। अतः कला नकल की नकल होने के कारण मिथ्या है। इस प्रकार प्लेटो के अनुसार प्रत्यय जगत यथार्थ है और ईश्वर उसका सृष्टा है। वस्तु जगत यथार्थ का अनुकरण है, बढ़ई उसका निर्माता है। कला जगत वस्तु जगत का अनुकरण है, कलाकार उसका अनुकर्ता है। यहाँ शंका उठना स्वाभाविक है कि बढ़ई के मस्तिष्क में जो पलंग की कल्पना आई है, क्या वह कवि या कलाकार के मस्तिष्क में नहीं आ सकती? वस्तुतः प्लेटो का तात्पर्य यह प्रतीत होता है कि कवि जो कुछ रचता है उसमें इस जगत की ही नकल होती है। कवि की अपनी प्रतिभा भी जगत की छाया के अतिरिक्त और कुछ नहीं, एक अन्य उदाहरण है। एक अन्य उदाहरण से यह बात सर्वथा स्पष्ट हो जाएगी। एक व्यक्ति सूर्य की ओर पीठ करके तथा किसी गुफा की ओर मुंह करके बैठा है। उसकी पीठ के पीछे से गुजरने वाले व्यक्तियों, पशुओं आदि की छाया गुफा में पड़ेगी और गुफा की ओर मुंह करके देखते रहने के कारण केवल उनकी गतिशील छाया को ही वह देख पाएगा। यद्यपि मूल वस्तु उसकी पीठ पीछे के प्राणी है, परंतु उसे उनकी छाया ही मूल वस्तु जान पड़ेगी। इस उदाहरण से यह स्पष्ट है कि जैसे छाया चित्र वास्तविक है नहीं, वैसे ही चक्षुगत संसार भी वास्तविक नहीं, छाया मात्र है। कवि भी इसी छाया का अनुकरण अपने काव्य में करता है। अतः प्लेटो के अनुसार कवि वास्तविकता की नकल करता है जो वास्तविक जगत से दुगुना दूर है। प्लेटो का कहना है कि होमर के काव्यों में भोग विलास की कामना से पूर्ण उत्सवों का चित्रण और देवताओं का लोभ प्रकट होता है। इस प्रकार के वर्णन शुद्धता, सात्विकता और संयम के बाधक हैं, अतः त्याज्य है। इस प्रकार प्लेटो की दृष्टि से सत्य वह है जो समाज और व्यक्ति के नैतिक तथा आध्यात्मिक जीवन को शक्ति प्रदान करे। जिसमें यह सामर्थ्य नहीं है वह असत्य है। अब काव्य प्रेरण क्या है? तो प्लेटो के अनुसार काव्य सृजन एक प्रकार के ईश्वरीय उन्माद का प्रतिफल है। काव्य में कवि वास्तविक तथ्यों और आदर्शों से हटकर अनैतिकता का उद्घोष करने लगता है। वह देवी देवताओं के चरित्र चित्रण में भी अनैतिकता को प्रश्रय देने लगता है। अतः कवि काव्य प्रेरणा को भले ही दैवी समझे, परंतु वह दैवी नहीं होती। उसके मानस का उन्माद ही उसकी प्रेरणा का स्रोत होता है। वह जिस काव्य का सृजन करता है वह उसके उन्मादपूर्ण भावावेश का परिणाम होता है। वस्तुतः प्लेटो की यह मान्यता सर्वथा असत्य नहीं कही जा सकती। कालिदास द्वारा शिव पार्वती का श्रृंगार वर्णन किसी भी प्रकार औचित्य की परिधि में नहीं रखा जा सकता। वस्तुतः कवि के उन्माद, ज्ञान लोभ आदि को लाक्षणिक रूप में ही ग्रहण करना चाहिए, क्योंकि सृजन के क्षणों में कवि का बाह्य जगत से संपर्क टूटा सा रहता है। वह इस प्रकार से आत्मलीन हो जाता है। प्लेटो का उन्माद कवि की इस अवस्था को उजागर करता है। अब है हमारा आगे फ्रेंड्स काव्य का अनैतिक स्वरूप। तो काव्य का अनैतिक स्वरूप के बारे में जो प्लेटो महोदय का क्या विचार है से देख लेते हैं। फ्रेंड्स अगर आपको वीडियो पसंद आ रहा है तो एक लाइक जरूर कीजिएगा और चैनल पे तो सब्सक्राइब कीजिएगा। प्लेटो की मान्यता है कि सदाचार और नैतिकता के विषय में
कविता को अंतिम प्रमाण नहीं माना जा सकता और न उसे ज्ञान और सत्य का प्रमुख माध्यम ही कहा जा सकता है, क्योंकि कवि अधिष्ठातु देवी से प्रेरणा प्राप्त कर संज्ञा से शून्य अवस्था में ही काव्य से जन्मे प्रवृत्त होता है। अतः काव्य में नैतिकता की ओर अधिक ध्यान नहीं दिया जाता, अर्थात काव्य का स्वभाव अनैतिक होता है। प्लेटो को होमर के महाकाव्य में पिंडार के संबोधन गीतों में सिफोक्लिज की त्रासदियों में सदाचारियों को पीड़ा और वेदनाग्रस्त देख बड़ा भारी मनस्ताप हुआ। उसके अनुसार वे समझने के लिए कह देते हैं कि अनेक दुष्ट सौभाग्यशाली और सुखी हैं। साउंड कम करे सुन। तथा बहुत से सदाचारी अभागे और दुखी हैं और अनैतिक कार्य यदि उनका पता न लग सके तो लाभकारी हैं, जबकि निष्कपट व्यवहार स्वयं के लिए तो क्षतिकारी है किंतु पड़ोसी के लिए हितकारी है। इस प्रकार यह कहा जा सकता है कि प्लेटो ने साहित्य की भर्त्सना की और काव्य तथा कवि को आदर्श राज्य के लिए घातक माना। वस्तुतः प्लेटो एक नीति शास्त्री थे। उन्होंने कविता के भाव पक्ष पर कठोर प्रहार किया। तत्कालीन कवियों की कृतियों में प्रस्तुत भाव प्रवणता और अनैतिकता ने उनकी इस कठोरता को और भी दृढ़ कर दिया। इसी से उन्होंने कवियों पर कठोर प्रहार किया और उन्हें राज्य से निष्कासित करने की सलाह दी। काव्य क्या उद्देश्य क्या है? तो प्लेटो के अनुसार काव्य क्या उद्देश्य आनंद प्रदान करना ही नहीं अपितु मानव चित्र को प्रभावित करना और उसकी निर्माण करना भी है। तो काव्य का उद्देश्य क्या होना चाहिए? तो प्लेटो के अनुसार जो है काव्य का उद्देश्य आनंद प्रदान करना ही नहीं अपितु मानव चित्र को प्रभावित करना और उसकी निर्माण करना भी है। साथ ही आत्मा की प्रच्छन्न शक्तियों को प्रकाश में लाना तथा मनुष्य को अपना जीवन श्रेष्ठतर बनाने और जगत का पुनर्निर्माण करने योग्य बनाना है। वास्तव में प्लेटो की काव्य कला कठोर, अभागे और दुखी हैं और अनैतिक कार्य यदि उनका पता न लग सके तो लाभकारी हैं, जबकि निष्कपट व्यवहार स्वयं के लिए तो क्षतिकारी है किंतु पड़ोसी के लिए हितकारी है। इस प्रकार यह कहा जा सकता है कि प्लेटो ने साहित्य की भर्त्सना की और काव्य तथा कवि को आदर्श राज्य के लिए घातक माना। वस्तुतः प्लेटो एक नीति शास्त्री थे। उन्होंने कविता के भाव पक्ष पर कठोर प्रहार किया। तत्कालीन कवियों की कृतियों में प्रस्तुत भाव प्रवणता और अनैतिकता ने उनकी इस कठोरता को और भी दृढ़ कर दिया। इसी से उन्होंने कवियों पर कठोर प्रहार किया और उन्हें राज्य से निष्कासित करने की सलाह दी। काव्य क्या उद्देश्य क्या है? तो प्लेटो के अनुसार काव्य क्या उद्देश्य आनंद प्रदान करना ही नहीं अपितु मानव चित्र को प्रभावित करना और उसकी निर्माण करना भी है। तो काव्य का उद्देश्य क्या होना चाहिए? तो प्लेटो के अनुसार जो है काव्य का उद्देश्य आनंद प्रदान करना ही नहीं अपितु मानव चित्र को प्रभावित करना और उसकी निर्माण करना भी है। साथ ही आत्मा की प्रच्छन्न शक्तियों को प्रकाश में लाना तथा मनुष्य को अपना जीवन श्रेष्ठतर बनाने और जगत का पुनर्निर्माण करने योग्य बनाना है। वास्तव में प्लेटो की काव्य कला कठोर, संयम और आत्मनियंत्रण पर आधारित है, जिसकी कसौटी है सत्य। यह कविता मानव को शिक्षा नहीं देती, समाज कल्याण और सदाचार की वृद्धि नहीं करती है, तो वह ऐसे काव्य की भर्त्सना करते हैं। कविता यदि अच्छी शिक्षा देती है तो मानव चरित्र के उत्थान और राष्ट्र को उन्नयन में सहायक होगी। यदि वह अध्ययन पर भावातिरेक ही करती है तो उससे मनुष्य मानसिक रूप से कमज़ोर होंगे और राष्ट्र दुर्बल होगा। अतः कवि तभी अच्छा माना जा सकता है जब उससे समाज को शिक्षा मिलती हो। सारांशतः काव्य का प्रयोजन सत्य का उद्घाटन, मानव का कल्याण तथा राष्ट्र उन्नयन ही माना जा सकता है। प्लेटो रिपब्लिक में लिखते हैं, अर्थात हमें उन्हीं कलाकारों को खोजना चाहिए जो कि अपनी प्रकृति की अच्छाई अथवा
में से ही सौंदर्य और आदर्श को ढूंढ सके, ताकि हमारे नवयुवक जो कि स्वस्थ स्थान पर रहने वाले व्यक्तियों के समान है, अनवरत रूप से अच्छाई से प्रभावित हो सके। अब है काव्य का वर्गीकरण। तो काव्य का वर्गीकरण क्या क्या है? तो प्लेटो ने काव्य के 3 मुख्य भेद किए हैं। प्लेटो ने काव्य के कितने भेद किए हैं? तो 3 भेद किए हैं। इसे याद रखना है कि विवरणात्मक, अनुकरणात्मक और मिश्रित। तो विवरणात्मक में है जिसमें कलाकार स्वयं कोई लंबा गीत लिखकर अपनी ही कथा कहता है, जैसे प्रगीत, वह है विवरणात्मक। अनुकरणात्मक जिसमें ट्रेजेडी और कॉमेडी का अंतर्भाव होता है, जैसे नाटक, इसमें ट्रेजेडी और कॉमेडी का अंतर्भाव होता है, वह है अनुकरणात्मक। अगला है मिश्रित, जिसमें कवि कुछ अंश तक अपने माध्यम से और कुछ अंश तक पात्रों के माध्यम से अपनी बात कहता है, जैसे महाकाव्य। किंतु अनुकरणात्मक होने के कारण प्लेटो ने महाकाव्य और नाटक को आदर्श राज्य के लिए अनुपयुक्त माना है, फिर भी नियमन काव्य के लिए विहित है, वह अन्य कलाओं के लिए भी। अतः जिस शिव की काव्य से अपेक्षा की जाती है, उसकी अन्य कलाओं से भी अपेक्षा की